गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण राय। आज मैं DED सेकेंड सेमेस्टर को पेपर 6 जिसका नाम है थ्योरेटिक्स का यूनिट 4.2 4.6 फैसिलिटेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग रिसेप्टिव स्किल एक्सप्रेसिव स्किल को पढ़ाऊँगा। इसका हिंदी अर्थ है वाणी और भाषा प्रशिक्षण की सहजता, अभिग्रहण कौशल और अभिव्यक्त कौशल के संदर्भ में। तो आप लोग को इस शिक्षण बिंदु के तहत मैं आप लोग को यह बतलाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग वाणी और भाषा के प्रशिक्षण को सहज रूप दे सकते हैं यदि वो प्रशिक्षण अभिग्रहण कौशल और अभिव्यक्त कौशल के संदर्भ में दिया जाए तो अभिग्रहण कौशल क्या होता है, अभिव्यक्त कौशल क्या होता है। तो अभिग्रहण कौशल अर्थात ऐसा कौशल जिसके माध्यम से बच्चे में भाषा को ग्रहण करने की समझ विकसित हो जाए, ऐसे कौशल को हम लोग अभिग्रहण कौशल कहते हैं। वहीं दूसरा है अभिव्यक्त कौशल अर्थात ऐसा कौशल जिसके माध्यम से बच्चे में भाषा को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने की यानी समझ के प्रस्तुत करने का कौशल का विकास हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं अभिव्यक्त कौशल। अर्थात ये दोनों कौशल जो है किसके संदर्भ में है, वाणी और भाषा के संदर्भ में। क्योंकि भाषा को भी पहले हम लोग अभिग्रहित करते हैं यानी पहले हम लोग भाषा को ग्रहण करते हैं, इसके बाद उसे अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, पहले भाषा को ग्रहण करना और फिर दूसरा है भाषा को समझना। जब हम लोग भाषा को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले प्रक्रिया होती है भाषा को सुनना और फिर भाषा को समझना, और फिर जब हम लोग भाषा को समझ लेते हैं तब फिर उसे अपने शब्दकोश के अनुसार उसे एक वाक्य का रूप देते हैं या भाषा का रूप देते हैं। ठीक है, तो अलग स्टेज है, पहला स्टेज है भाषा को ग्रहण करना और दूसरा है भाषा को समझना। तो प्रशिक्षण भी इसी संदर्भ में होगा, पहले भाषा को ग्रहण किया कराने पर बल दिया जाएगा, अर्थात बच्चे को पहले ये सिखलाया जाए किस तरह से भाषा को ग्रहण करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को इकट्ठा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के बारे में जाने और इसके बाद उन शब्दों को अपनी भाषा में उसे दूसरों के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, तो वाणी एवं भाषा विकास में वातावरण, आयु, शैक्षिक एवं बौद्धिक क्षमता का प्रभाव पड़ता है। भाषा संप्रेषण का मुख्य साधन है जिसमें भाषा को बोलकर, लिखकर एवं संकेत के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। भाषा को समझने के लिए संकेत और ऐच्छिक शब्दों का विवरण समझना आवश्यक होता है। भाषा के दो मुख्य भाग हैं, पहला है अभिग्रहणशील भाषा और दूसरा है अभिव्यक्तशील भाषा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाषा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ट्रेनिंग के माध्यम से या जो है प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चे को दे सकते हैं। भाषा को ग्रहण करने में कुछ महत्वपूर्ण जो है कारक होते हैं जो भाषा को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है आपका वातावरण, दूसरा है आयु, तीसरा है शैक्षिक योग्यता और चौथा है बौद्धिक क्षमता। वातावरण क्या होता है, तो आपके परिवेश में अर्थात आपके आसपास में भाषा कैसी बोली जाती है उसका प्रभाव भाषा पर पड़ता है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हमारे सामने उत्तर प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो जो दोनों जगह हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश होता है वहाँ जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें काफ़ी जो बोलने की दर होती है वो सामान्य होती है या स्लो होती है। वहीं जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों की बोलने की दर ज़्यादा होती है। यहाँ भी आप उदाहरण देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे होते हैं वो उनकी बोलने की दर कम होती है, लेकिन आप में से जो राजस्थान से बच्चे आते हैं उनकी बोलने की दर जो है ज़्यादा या तेज़ है। तो ये उसकी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोगों द्वारा जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो उच्च तेज़ गति से बोल के किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग स्लो बोल के किया जाता है। तो ये किसका प्रभाव पड़ रहा है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कहीं कहीं शब्द का भी पड़ता है, जैसे हम लोग वोट को वोट्स के नाम से संबोधित करते हैं, वहीं जो बिहार के लोग होते हैं वो वोट को वोट के नाम से संबोधित करते हैं। तो वो वहाँ के वातावरण के अनुसार लैंग्वेज में परिवर्तन आ गया है। आयु का प्रभाव पड़ता है, जैसे 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 हम लोग की आयु बढ़ती जाती है हम लोग की भाषा में परिपक्वता आती जाती है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता अर्थात आपका शैक्षिक स्तर आप खुद पर ही देख सकते हैं। जब आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ते थे उस समय आपकी भाषा का विकास कितना हुआ था,
या फिर आप हाई स्कूल स्तर पर आए तब भाषा का विकास कितना हुआ, और जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन या ट्रेनिंग लेवल पर आए तब आपकी भाषा का विकास कितना ज़्यादा हुआ है। तो वहीं बौद्धिक क्षमता, यह बौद्धिक क्षमता जरूरी है क्योंकि भाषा को समझना है और उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना है। यदि हमारी बौद्धिक क्षमता कम होगी, सामान्य से कम होगी, तो हमारी भाषा भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें जो है इनका प्रभाव भाषा पर सीधा पड़ता है। तो हम अभिग्रहणशील भाषा के बारे में बात कर रहे थे, अर्थात रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो भाषा का वह भाग जिसमें दूसरों को सुनने और उन्होंने कहा उसकी समझ की क्षमता अभिग्रहणशील भाषा कहा जाता है। हम जो सुनते हैं वो हमारी अभिग्रहणशील कौशल है। एक बच्चे की ग्रहणशील भाषा क्षमताएं अभिव्यक्तशील भाषा कौशल से ज़्यादा होती है। 4 वर्ष के बच्चे में ग्रहणशील शब्द लगभग 8,000 शब्द होते हैं, वहीं व्यक्तिशील शब्द लगभग 4200 शब्द होते हैं। यह स्वाभाविक भी है कि संदेश भेजने से संदेश प्राप्त करना सदैव आसान होता है। ठीक है, तो अभिग्रहणशील जो भाषा की हम बात कर रहे हैं, अर्थात जो दूसरे द्वारा कहा जाता है उसकी समझ विकसित करना अभिग्रहणशील भाषा कहलाती है। अर्थात जो सामने वाला जो वक्ता होता है उसकी भाषा को समझना अभिग्रहणशील है। ठीक है, और ये हमेशा अभिव्यक्तशील से ज़्यादा होती है। अर्थात यदि आपके पास 8,000 या 10,000 शब्द हैं तो आप 10,000 शब्द को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। बहुत सारे शब्दों को आप जानते हैं, लेकिन जब उसे एक भाषा का रूप देकर अभिव्यक्त करना होता है तो आपके लिए वो समस्या हो जाती है। तो सबके लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े लोग हों, आपके पास शब्द भंडार ज़्यादा होता है लेकिन व्यक्त करने की या उन्हें भाषा के रूप में बोलने की क्षमता कम होती है। यहाँ उदाहरण के तौर पे दिया गया है, 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके ग्रहणशील क्षमता कितनी होती है? 8,000 शब्दों को वो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्त कितने कर सकते हैं? लगभग 42,000 शब्दों को वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला है अभिग्रहणशील भाषा कौशल। तो वाक विकारग्रस्त बच्चे में भाषा के अभिग्रहण क्षमता में वृद्धि हेतु शिक्षक को कुछ कौशलों को प्रशिक्षण के दौरान अपनाना चाहिए, जो निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है, भाषाई कार्यक्रम को विद्यालय की सभी क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे द्वारा स्वाभाविक अवसरों पर भाषा का प्रयोग किया जा सके। शिक्षक को उन वस्तुओं, संबंधों और घटनाओं के बारे में शिक्षण करते समय चर्चा करनी चाहिए जिसे वाक्य विकारग्रस्त बच्चे पहले से जानते हों तथा उसी के माध्यम से भाषा को जान सकें। तो भाषाई कार्यक्रम को विद्यालय के क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाना चाहिए, अर्थात जो भाषा के शिक्षक होते हैं उसे इस बात को समझना चाहिए कि जितने भी विद्यालय में क्रियाकलाप किए जा रहे हों, जैसे मान लीजिए शिक्षण के बीच में जो लंच दिया जाता है बच्चों को, उस लंच में भी यदि बच्चे आपस में खेलते हैं या लंच करते हों या फिर आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हों या जो है क्लास रूम में ही प्रतियोगिता कराई जा रही हो, जिसमें क्विज प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है या नाटकीकरण के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जा रहा हो, तो इन सभी क्रियाकलापों में शिक्षक द्वारा जो नए नए शब्द आ रहे हैं उसको डिनोट करते रहना चाहिए, हमेशा नोट करते दौरान बाद में छात्रों को बताना चाहिए कि इन शब्दों का या इन शब्द का अर्थ क्या है, और वो जो शब्द के आप अर्थ बता रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो शब्द उन बच्चों से संबंधित होने चाहिए, घटनाएं भी बच्चों से संबंधित होनी चाहिए और उसका संबंध भी हम बच्चों से ही करके बच्चों को बतलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चे द्वारा लंच में लंच किया जा रहा हो, तो यदि 4 बच्चे एक साथ लंच कर रहे हो तो चारों की लंच सामग्री अलग अलग होती है, तो शिक्षक द्वारा उन चारों की सामग्रियों को छात्रों को अलग अलग तरीके से बतलाना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, ये नए शब्द हैं, तो जो भी नए शब्द आ रहे हों उसे नोट करते हुए उसकी व्याख्या लंच सामग्री की करनी चाहिए। वहीं जब वो बच्चे खेल मैदान में खेल रहे हों और जो किसी बच्चे द्वारा कोई नए शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो तो वहाँ भी नए शब्द को बच्चे को ग्रहण करने हेतु
प्रेरित करते हुए उस कार्य से शिक्षक को बतलाना चाहिए। और वो घटना जो वो है वो वस्तुओं से नोट करके, वस्तुओं से या घटनाओं से संबंधित करके छात्र को बतलानी चाहिए। ये संबंध छात्र से ही रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे आप जब भी देखेंगे प्रशिक्षण के दौरान आप छात्रों से पूछते हैं कि आपके माता पिता क्या करते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, आपके घर पर कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, कौन से रोजगार के अवसर हैं। तो जब आप इन्हें बच्चों के शब्दों में आप उनसे पूछते हैं तो इसका आसानी से जवाब दे देते हैं। लेकिन जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल एक कठिन लैंग्वेज में करते हैं तो वो नहीं दे पाते हैं। और जब जो प्रश्न होते हैं वो उनसे संबंधित होते हैं तो बच्चे द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि होती है और वो देते हैं और उसके माध्यम से नए नए शब्द सीखते भी हैं। तो इसीलिए जब भी हम शब्दों का चयन करें या शब्दों का ज्ञान बच्चे को दें तो वो ज्ञान उनसे घटनाओं से संबंधित होने चाहिए। और हमें या शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय स्तर पर जितने भी क्रियाकलाप कराए जा रहे हों, चाहे वो शिक्षा से संबंधित क्रियाकलाप हों या बच्चे के खेलकूद से संबंधित हो या फिर वार्षिक आयोजन से संबंधित हो, तो उन सब में जो नए नए शब्द आते हों उससे बच्चे को लगातार अवगत कराना चाहिए। अगला दूसरा है भाषा संप्रेषण द्वारा सीखी जानी चाहिए। भाषा संप्रेषण द्वारा सीखी जानी चाहिए। बच्चे का भाषा का अर्जन सरलता से करते हैं, अतः शिक्षक को उसे वार्तालाप का अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे ऐसे क्रियाकलाप जो विशेष रूप से नियोजित किए जाते हैं उसे क्रियान्वयन हेतु सहायता मिलती है। ठीक है, तो आप लोग को इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आप लोग को बतलाया था कि किस प्रकार से जो है हम अपनी क्रियाकलापों में अपनी जो योजनाओं को है उसको क्रियान्वयन कर सकते हैं। या फिर हम बच्चे को स्पीच ट्रेनिंग देने से पहले या लैंग्वेज ट्रेनिंग देने से पहले योजना का बच्चे के जो है उसकी कमियों को देख के या उसकी अच्छाइयों को ध्यान में रख के हम योजनाओं का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो उन योजनाओं के निर्धारण हेतु हमें तब सहायता मिलती है, उस योजनाओं को हम लोग अच्छे से तब जो है क्रियान्वित कर सकते हैं जब जो भाषा को सरल रूप में सिखाई जाए। सरल रूप अर्थात जितने भी सरल शब्द होते हैं उसको बच्चे को सिखाया जाता है और वो इसके माध्यम से उसमें वार्तालाप के अवसर प्रदान होता है। जैसे कि आप लोग को आगे में बताए थे कि इसमें क्या होता है कि जब भी हम आसानी से या सरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और वो सरल लैंग्वेज बच्चों से संबंधित होते हैं तो बच्चे खुद उसमें रुचि लेते हैं या जिस भाषा को वो जानते हैं उसके बारे में अभिव्यक्त करने का, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने का वो खुद ही प्रयास करते हैं। तो शिक्षक को जब भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए वो सहज होनी चाहिए और जो इन्वायरमेंट हो वो भी सहज ही होनी चाहिए, यानी फ्री वातावरण का जो है निर्माण करना चाहिए बच्चे को भाषा या वाणी का प्रशिक्षण देते दौरान। अगला है तीसरा, बच्चे को नए शब्दों का ज्ञान देते समय शिक्षक को उस शब्द से संबंधित सरल शब्द या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके नए शब्द का ज्ञान बच्चे को कराना चाहिए। अर्थात जो भी आप नए शब्द दे रहे हो उस नए शब्द को देते दौरान आप उस शब्द से संबंधित सरल शब्दों का चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप नेत्र या आँख के बारे में बच्चे को बतला रहे हो तो आँख से संबंधित यदि नयन शब्द आता है या नेत्र शब्द आता है तो आप नेत्र को आँख से रिलेटेड करके बतलाएं कि जो है आँख को ही हमका एक दूसरा नाम है वो नेत्र है। ठीक है, या फिर आप हिंदी की कोई कविता पढ़ा रहे हो जैसे हुआ सवेरा चिड़िया बोली बच्चों ने फिर आंखें खोली, चाकी चाकी चिड़िया चटकी कलियाँ। तो जब भी आप बता रहे मान लीजिए कलियाँ शब्द बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो कलियाँ को आप या तो टीएलएम के माध्यम से बतलाएंगे या फिर उसे स्वयं प्रस्तुत करेंगे बच्चे को रियल मॉडल के रूप में। तो जितने भी सरल तकनीक हो सकती है बच्चे को पढ़ाने के लिए या फिर उस जैसे बच्चे को कली पता है फूल पता है तो आप उसे बताएंगे, यदि कली को स्वयं मॉडल के रूप में दिखाएंगे कि ये कली है तो बच्चे को दीर्घकालिक तक ये पता रहेगा कि कली अर्थात जो फूल को खिलने से पहले की अवस्था होती है उसे हम लोग कली कहते हैं।
तो जब भी हम लोग बच्चे को नए शब्द से अवगत कराएंगे तो उसको पहले से जो शब्द होते हैं या पहले से संबंधित जो उसका ज्ञान होता है उससे रिलेटेड या उससे संबंधित करके पढ़ाएंगे। अगला चौथा है, शिक्षक को यथासंभव चित्रों, मॉडलों, फ्लैश कार्ड इत्यादि का प्रयोग करते हुए नए शब्दों का ज्ञान बच्चे को प्रदान करना चाहिए। जब भी हम लोग नए शब्द बच्चे को बतला रहे हों या नए शब्दों का ज्ञान दे रहे हों तो वहीं मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्लैश कार्ड का प्रयोग करना चाहिए, इत्यादि का प्रयोग करते हुए नए शब्द से अवगत कराना चाहिए। अर्थात अभिग्रहणशील जो कौशल होता है, इस कौशल में हम लोग पूरा ये ध्यान देते हैं कि बच्चे को किस प्रकार से नए शब्द से अवगत कराया जाए, उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाए। तो वो नए शब्द कहाँ से आएंगे, तो वो बच्चे द्वारा कन्वर्सेशन के दौरान या फिर जो विद्यालय में जो शैक्षिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं उससे, या फिर विद्यालय में जो वार्षिक कार्यक्रम किए जा रहे हों, या बच्चे द्वारा खेल कूद के मैदान में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो उन शब्दों से बच्चे को अवगत कराएं। ठीक है। या फिर दूसरा मैं आपका था कि जब हम लोग बच्चे को नए शब्द सिखा रहे हों तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अर्जन सरल रूप में किया जाए। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट कठिन वर्ड सिखाएं। आप जो भी वर्ड सिखाएंगे वो सरल शब्द होने चाहिए और सरल से जटिल की तरफ हम लोग इस शिक्षण विधि में पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग सरल शब्दों का चयन करेंगे, जैसे बच्चे को द्वारा कमल को जाना जाता है तो कमल के माध्यम से हम लोग आगे की चीज़ों को बताएंगे। कमल नयन क्या होता है, यदि मान लीजिए कमल नयन शब्द आ जाए तो पहले आप बच्चे को कमल बताएंगे और नयन, यदि कमल नयन बच्चा दोनों शब्दों को जानता है तो इसके बाद आप बतलाएंगे कमल नयन क्या होता है। तो सरल सरल चीज़ों में बताया जाता है। जब भी ऐसे जैसे कमल नयन आया वैसे कोई भी शब्द आता है तो उसे हम लोग दो भागों में तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद उसके अर्थों को बदलाते हैं, अर्थात जितना सहज से सहज तरीका हो सकता है। वहीं तीसरे में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें ये बतलाए थे कि नए शब्द को सिखलाते दौरान सरल शब्द या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना चाहिए। पर्यायवाची जैसे एक ही शब्द के कई शब्द होते हैं तो हम लोग उस शब्दों में से सबसे आसान जो शब्द होता है उसका चयन करना चाहिए और इसके माध्यम से धीरे धीरे जटिल शब्दों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वहीं यदि उस तरीके से बच्चे को नहीं, यानी उपयुक्त जो तीनों तरीका है उससे बच्चों को हो सकता है समझने में समस्या है, तो हमें मॉडल के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, फ्लैश कार्ड के माध्यम से इत्यादि जो है सामग्रियों का सहायता लेकर हमें बच्चे को सिखलाना चाहिए। ठीक है। जैसे बतलाए कि यदि हम लोग कली को सिखला रहे हैं तो हो सकता है बच्चा कली को न जानता हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो कली का मॉडल लाएंगे और बच्चे को बतलाएंगे कि ये फूल पुष्प बनने से पहले की अवस्था है, फूल से पहले की अवस्था है, तो वो उसके लिए दीर्घकालिक होगा। अगला है एक अभिव्यक्तिशील भाषा अर्थात एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अभिव्यक्तिशील भाषा भाषा का वह भाग है जिसमें वक्ता द्वारा भाषा को समझकर दूसरे के समक्ष उसे लिखित या मौखिक रूप में व्यक्त किया जाता है। व्यक्त करने से तात्पर्य है कि जो भी तथ्य सुना या देखा जाता है उसे पूछने पर या आवश्यकता पड़ने पर बतलाना। यह मौखिक या लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। तो अभिव्यक्तिशील भाषा के बारे में बतलाया था कि भाषा का एक दो भागों में हम विभाजित किए थे। एक था जो अभिग्रहणशील था, तो जो अभिग्रहणशील जो भाषा थी उसमें भाषा को समझने, सुनने और समझने पर बल दिया जाता था। लेकिन जो अभिव्यक्तिशील भाषा है उसको सुनकर, समझकर और जब उसे हम बोलते हैं, दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम लोग भाषा का जो है अभिव्यक्तिशील रूप कहते हैं। ये दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो बोल के किया जा सकता है या लिख के किया जा सकता है। ठीक है। तो अभिव्यक्तिशील भाषा भाषा का वह रूप या वह भाग जिसे हम दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिव्यक्तिशील भाषा। ठीक है। प्रस्तुत कैसे करते हैं, तो पहले उसे सुनते हैं भाषा को, इसके बाद हम उसे समझते हैं और समझने के बाद हम उसे अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात अपने शब्दों में दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। आगे है अभिव्यक्तिशील भाषा कौशल। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि व्यक्ति की भाषा को ग्रहण करने की क्षमता उसे व्यक्त करने से ज़्यादा होती है। अतः वाक विकारग्रस्त बच्चों की सर्वाधिक समस्या भाषा को शुद्ध रूप में उच्चारित करने को लेकर ही होती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि अभिग्रहणशील भाषा कौशल में वृद्धि हेतु नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण बच्चे को प्रदान करे। तो जो कौशल की बात थी,
तो आप लोग को पता है, बतलाए भी कि जो 4 वर्ष का बच्चा होता है वो 8,000 शब्दों को ग्रहण कर सकता है, या 8,000 शब्दों को वो ग्रहण करता है यानी समझता है, लेकिन व्यक्त कितने शब्दों को करता है, तो 4200 शब्दों को। और इसी प्रकार सब में, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े व्यक्ति हों, सब में आप देखते हैं कि भाषा को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। वो भाषा को ज़्यादा ग्रहण करते हैं, ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा शब्दों को जानते हैं, लेकिन जब उसे अभिव्यक्त करना होता है तो वे अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को ग्रहण करने वाले की अपेक्षा कम जानते हैं। तो जो विकारग्रस्त बच्चे होते हैं वो भी भाषा को समझते ज़्यादा हैं, भाषा की समझ उनको भी ज़्यादा होती है, लेकिन भाषा को ग्रहण करने में उन्हें भी कठिनाई होती है, क्योंकि भाषा को अभिव्यक्त करना एक कठिन कार्य है और उस कठिन कार्य उनके लिए और जटिल हो जाता है। ठीक है, तो आगे है अर्थ समझना। ठीक है, आमतौर पर उच्चारण करने से पूर्व अर्थ समझने की क्रिया होती है। वाक् विकारग्रस्त बच्चे से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वाभाविक उच्चारण करने से पूर्व की संरचना को समझे। अतः शिक्षक को भाषा की संरचना जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कर्म इत्यादि को वाक्य के रूप में प्रयोग का ज्ञान दे। अर्थ समझना अर्थात सबसे पहले जब हम भाषा को ग्रहण करते हैं तो सुनने के बाद अर्थ ही तो समझते हैं, और भाषा का जब अर्थ समझ लेते हैं तो फिर उसे वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जब वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं उसके लिए हमारे अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कर्म अर्थात व्याकरण की जो पहलू होते हैं उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, व्याकरण का ज्ञान हमें होनी चाहिए, और इसके बाद ही हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम लोग कहते हैं कि राम विद्यालय जाता है, तो हम जानते हैं कि राम पुरुष लिंग है, इसलिए क्रिया कैसी होगी, पुरुष लिंग ही होगी, यानी जाता है, जाती है नहीं कहेंगे। तो इस तथ्य का हमें ज्ञान होना चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से हमें पता होना चाहिए कि कर्म के कर्ता के साथ कर्म कैसे लगेगा, क्रिया का रूप कौन सा होगा, और फिर कैसे एक सेंटेंस पूर्ण सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ही हम लोग उसको वाक्य के रूप में उच्चारित करते हैं। तो शिक्षक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यदि बच्चे को शब्दों की समझ हो गई तो फिर उसे वाक्य के रूप में प्रयोग करना या भाषा के रूप में तभी आएगा जब वाक्य के रूप में आएगा। तो वाक्य के रूप में प्रयोग करना जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो इन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए, नहीं समझ होनी चाहिए। अगला है अनुकरणीय उच्चारण। दूसरा, अनुकरणीय उच्चारण से तात्पर्य बच्चे द्वारा शिक्षक अथवा दूसरों के उच्चारण करने के बाद तुरंत अनुकरण करके उच्चारण किया जाए। अनुकरणीय प्रक्रिया के तहत बच्चे वाक्यांश या वाक्यों का अनुकरण करते हैं, जिसके लिए शिक्षक द्वारा उदाहरण तैयार करना चाहिए। यदि बच्चे द्वारा बिस्कुट का उच्चारण किया जाता है तो शिक्षक उसे मुझे बिस्कुट चाहिए का उच्चारण करके बच्चे से उच्चारित कराए या कराना चाहिए। तो अनुकरणीय उच्चारण, इसको दो भागों में बांटें, अनुकरण और उच्चारण, अर्थात ऐसा उच्चारण जो दूसरे को देख के किया जाए या दूसरे को सुन के किया जाए। तो बच्चे के अंदर शिक्षक को इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए कि जो शिक्षक द्वारा बोला जा रहा है उसी को सेम कॉपी बच्चे द्वारा बोला जाए। तो ये होता भी है। हम जब आप लोग को भाषा अर्जन के बारे में बतला रहे थे तो उस समय ये आप लोग को बतलाया कि जो बच्चे होते हैं उनमें अनुकरण करने की क्षमता होती है, और वो क्षमता का उपयोग हमको यहाँ करना है। अर्थात जो उनके अनुकरण करने की क्षमता होती है उसका उपयोग हमें, यदि कोई व्यक्ति जो है एक वाणी भाषा का प्रयोग कर रहा है या कोई सेंटेंस बोल रहा है या फिर शिक्षक द्वारा एक सेंटेंस बोला जा रहा है, तो हमें ऐसा प्रयास करना है कि बच्चे को भी उससे पुनः जो है अनुकरण करके या पुनः उसे देखकर, उसे सुनकर या समझकर बोलने का प्रयास किया जाए। ठीक है, और वो शुद्ध होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि यदि बच्चे द्वारा बिस्कुट का उच्चारण किया जाता है, जैसे बच्चे द्वारा हो सकता है कि बिस्कुट मांगा जाए किसी से तो सिर्फ बिस्कुट कहा जाए, तो शिक्षक को कहना चाहिए कि मुझे बिस्कुट चाहिए। तो जब शिक्षक एक पूरा सेंटेंस बोलेगा मुझे बिस्कुट चाहिए, तो बच्चे द्वारा भी सेम तरीके से उस सेंटेंस का उच्चारण किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि अनुकरणीय उच्चारण। ठीक है, आगे है त्वरित उच्चारण। ठीक है, जब बच्चे को भाषा की संरचना की समझ हो जाए और वह आसानी से वाक्य रचना को दोहराने लगे तो शिक्षक को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि
बच्चे द्वारा स्वयं वाक्य का उच्चारण किया जाने लगे। इस प्रक्रिया को त्वरित उच्चारण कहते हैं, क्योंकि परिस्थितियां बच्चे को ऐसा करने हेतु तत्पर करती हैं। तो यहाँ मैं आप लोग को ये बतला दूं कि ये स्टेज वाइज है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, बच्चे को छोटे छोटे शब्दों से अवगत करा रहे थे, ठीक है। और अवगत कराने के बाद उसे हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कर्म इत्यादि का व्याकरणीय ज्ञान दे रहे हैं। व्याकरणीय ज्ञान देने के बाद हम बच्चे से यह अपेक्षा कर रहे हैं या बच्चे को हम इस योग्य बना रहे हैं कि वो अनुकरण करके बोले। अर्थात यदि वो छोटे सेंटेंस का वाक्य या उपवाक्य का प्रयोग कर रहा है या फिर एक छोटे शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो उस शब्द को हम एक भाषा का रूप दे रहे हैं या एक वाक्य का रूप दे रहे हैं, और उसके माध्यम से हम ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चे द्वारा भी उसी तरह से अनुकरण करके बोला जाए या उसे प्रयास करते हैं बुलवाने का। और जो त्वरित अनुकरण होता है, इसके माध्यम से शिक्षक अब उससे आगे के चरण का प्रयोग करता है। जैसे बच्चे द्वारा अब लगातार अनुकरण करके बोलना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो शिक्षक द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि वो स्वतः बोले, हमें प्रयास न करना पड़े कि तुम उसका हमारा अनुकरण करो। यदि सामने वाला किसी भाषा का प्रयोग कर रहा है या जो है वाणी का प्रयोग कर रहा है, एक सेंटेंस का प्रयोग कर रहा है, तो हम बच्चे से ये अपेक्षा करने लगते हैं कि अब बच्चे द्वारा स्वयं वाक्य का या स्वयं उस जो है भाषा का प्रयोग किया जाने लगे, तो वह अनुकरणीय भाषा है, ठीक है। और इसमें शिक्षक या किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है, बच्चे द्वारा स्वयं जो है उच्चारण किया जाने लगता है। आगे है, उदाहरण के लिए यदि शिक्षक द्वारा बच्चे को संज्ञा और विशेषण के प्रयोग के बारे में ज्ञान दिया जा रहा हो, तो शिक्षक को निम्नलिखित रूप में अनुसार बोलने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिस एक प्रकार दिया गया है, किस प्रकार से शिक्षक और जो है विद्यार्थी आपस में कन्वर्सेशन करेंगे और फिर एक प्रॉपर सेंटेंस का निर्माण होगा। जैसे शिक्षक प्रश्न पूछता है, यह क्या है, तो विद्यार्थी जो वाक्य विकारग्रस्त है वो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करता है और कहता है एक गेंद, या गेंद भी कह सकता है। आगे शिक्षक फिर आगे पूछता है प्रश्न, गेंद किस रंग का है, तो विद्यार्थी बताता है यह लाल रंग का है। तो 2 शब्द या 3 शब्द बच्चे से मिला, एक गेंद और लाल रंग, ठीक है। लाल रंग विशेषण है और एक गेंद क्या है, वो संज्ञा है। तो दोनों का प्रयोग करके शिक्षक फिर पूछता है यह क्या है, तो बच्चे द्वारा एक स्पष्ट शब्द बताया जाता है कि यह एक लाल रंग की गेंद है। ये हम अपेक्षा कब करते हैं, ये हम करते हैं जब बच्चे द्वारा जो है त्वरित उच्चारण किया जाने लगता है, तब। ये प्राथमिक स्टेज में नहीं होता है, ये लास्ट से पहले वाला स्टेप है। यानी कि जब त्वरित बच्चे द्वारा उच्चारित किया जाने से, आप प्रश्न पूछे, त्वरित उच्चारण किया आपने, कोई वाक्य को बोला और बच्चे द्वारा त्वरित उच्चारित किया जाने लगा, तब ये क्रियाकलाप स्टार्ट होती है, ठीक है। तो त्वरित उच्चारण धीरे धीरे बच्चे में अब हम लोग भाषा के पूर्ण विकास की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो लास्ट में ये बताता है कि यह एक लाल रंग की गेंद है, ठीक है। आगे है स्वाभाविक उच्चारण। सतत एवं नियोजित अभ्यास के द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में वार्तालाप प्रारंभ कर देता है। जब बच्चे द्वारा भाषा की संरचना को उचित तरीके से बगैर किसी पुनर्बलन के प्रयोग किया जाने लगता है, तो शिक्षक द्वारा यह मान लिया जाता है कि बच्चे द्वारा स्वाभाविक उच्चारण किया जा रहा है। अर्थात लगातार अभ्यास और जो आप लोग को बतलाए नियोजित, अर्थात यहाँ नियोजित से तात्पर्य है कि हम लोग एक योजना बनाते थे जो बच्चे को वाणी एवं भाषा के विकास को लेके, तो उस योजना और अभ्यास के द्वारा जब बच्चे में लगभग एक प्रॉपर रूप से सेंटेंस का या भाषा का विकास हो जाता है, तो वह अपने अनुसार परिस्थिति के अनुसार जो है वार्तालाप या भाषा का उच्चारण करने लगता है। तब शिक्षक को यह मान लेना चाहिए कि अपने आप, अर्थात बिना प्रयास के या बिना पुनर्बलन के यदि कर रहा है, तो ये मान लेना चाहिए कि अब बच्चे में स्वाभाविक उच्चारण की प्रवृत्ति विकसित हो गई है, ठीक है। स्वाभाविक उच्चारण अर्थात पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो परिस्थिति के अनुसार खुद ही जो है भाषा का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। आगे शिक्षक का यह दायित्व होगा कि विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करे तथा उपयुक्त चारों स्तरों का समेकन करे। चारों स्तरों का समेकन अर्थात हम बतलाए आप लोग को कि ये स्टेज वाइज है, अर्थात पहले हम लोग लास्ट में नहीं आ सकते। ये क्रम बना है कि पहले हमें क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर और लास्ट में क्या करना है। तो इसको एक साथ करें, यानी एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए करें। शिक्षक को शब्दों का जोड़ और वाक्यों
की बनावट को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे वाक विकारग्रस्त बच्चे को स्वाभाविक तौर पर उच्चारित करने में मदद मिल सके। और जो शिक्षक होते हैं उनको पहले से ही ये ध्यान में रखना चाहिए किन किन वाक्यों का या किन किन शब्द और वाक्यों का हम लोग अपने जो है अभ्यास में बच्चों के सामने शामिल करेंगे, और फिर बच्चे को उच्चारित करने हेतु इससे मदद मिलती है, क्योंकि शिक्षक को पता होता है कि किन किन शब्दों को बच्चा जान रहा है और फिर किन नए शब्दों से उसे अवगत कराना है। तो आज मैं आप लोग को भाषा और वाणी की सहजता का प्रशिक्षण अभिग्रहणशील कौशल और अभिव्यक्ति कौशल के संदर्भ में बतलाया। आप लोग को असाइनमेंट के तौर पर रोल नंबर 16 से 30 तक के जो ग्रुप बी के बच्चे हैं उनको अभिग्रहणशील भाषा क्या है, इनके कौशलों को चरणबद्ध तरीके से स्पष्ट करके ग्रुप में जल्द से जल्द भेजना है। वहीं रोल नंबर 1 से 15 जो ग्रुप ए है उनके बच्चों उस ग्रुप के बच्चों को अभिग्रहणशील भाषा को एवं अभिव्यक्तिशील भाषा को एवं इसके कौशलों को स्पष्ट करके ग्रुप में जल्द से जल्द सेंड करना है। धन्यवाद।